नमस्ते दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां दूल्हा या दुल्हन जिंदा न हो? ऐसी रस्म जहां जिंदगी के बाद भी रिश्तों का बंधन रहता है। सलीम और तस्या की शादी करने से पहले ही सलीम के रिश्तेदार की मौत हो जाती है और जब वो अपने पुरखों के घर लौटता है तो उसका इंतजार एक ऐसा रहस्य कर रहा है जिसे तोड़ना मतलब मौत को बुलाना। और यही है आज की हमारी कहानी, द बटरफ्लाई हाउस। So without wasting any time, let's get into the horror coaster ride of this movie. लॉस एम सेंट्रल जावा 1943। यहाँ एक लड़की की माँ उसके बाल बना रही होती है और वो उसे ब्लेसिंग दे रही होती है कि उसकी शादी अच्छी हो और उसे बच्चे हो। इसके बाद हम तस्या को देखते हैं जिसकी शादी सालिम से होने वाली है। यहाँ एरिन उसका मेकअप कर रही होती है। तस्या शादी को लेकर काफी खुश है। दोस्तों, ये चाइनीज इंडोनेशियन शादी है। अब उसका पति सालिम उससे मिलने आता है जो तस्या को देख के बहुत खुश था। ये दोनों अब किस करते हैं और इन दोनों का फोटोग्राफर फेब्री उस वक्त इनकी फोटोज खींचता है और अब होती है इनकी एंगेजमेंट। दोस्तों, यहाँ पता चलता है कि सालिम अडॉप्टेड बच्चा है जिसे चंद्रा और उसकी वाइफ ने अडॉप्ट किया है। वो अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलता है और अब सभी खुशी खुशी खाना खा रहे होते हैं। तभी तस्या को वहाँ एक बूढ़ी औरत खड़ी हुई नजर आती है जो एक पल बाद गायब हो जाती है। और इसी के कुछ दिनों बाद से तस्या को अजीब सपने आने लगे हैं जहाँ वो एक पुराने घर को देखती है पर वो वहाँ कभी नहीं गई। इसके बारे में वो सालिम को बताती है पर सालिम इन सपनों पे ध्यान ना देने के लिए कहता है। यहाँ वो तस्या को अपनी एक आंट फैंग के बारे में बताता है। वो इनके एंगेजमेंट में नहीं आ पाई और अब वो सालिम से मिलना चाहती है। सालिम अपने हाथ धोने बाथरूम जाता है। जब उसकी नाक से खून आने लगता है तभी अचानक से उसके फोन पे एक आदमी का कॉल आता है जो लासम का मास्टर है यानी खो चुंग। वो सालिम को आंट फैंग की मौत की खबर देता है और उसे वहां बुलाता है, लेकिन ये दोनों ज्यादा बात कर पाते उससे पहले ही कॉल कट हो जाता है और अब एकदम से सालिम के फोन पे उसकी आंट फैंग का कॉल आता है जिससे वो काफी शॉक हो जाता है। कॉल स्पीकर पे था और उसकी आंटी फैंग कह रही थी कि कल वो उससे मिलने नहीं आ पाई और किसी को तो पुरखों के घर के पुराने वाले रूम के ऑल्टर में अगरबत्तियां जलानी होंगी। तभी फोन पे एक अजीब सी आवाज आती है और वो कट जाता है। अब जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो वहाँ पे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। अब ये बात वो तस्या को बताता है। सालिम को उनके फ्यूनरल पे जाना होगा क्योंकि उसकी ब्लड लाइन की वो लास्ट रिलेटिव थी। पर दोस्तों, इन दोनों का फोटोशूट होना था जिसे ये लोग कैंसिल नहीं कर सकते। फोटोशूट टाइम पे हो इसीलिए सालिम फैब्री से उसके पूर्वजों के घर आके फोटोशूट करने को कहता है क्योंकि वह एक क्लासिक चाइनीज डिजाइन का घर है। लेकिन फैब्री इससे खुश नहीं था क्योंकि वो पहले ही 3 महीने के लिए काफी बिजी है, पर वह तस्या के लिए मान जाता है। सालिम अपने पूर्वजों के घर पहुंच चुका था जब एक परछाई उसके पास से गुजरती है और उस रात तस्या को सालिम के मरने का सपना आता है। और जब वो घबरा के उठती है तो सालिम ने उस घर का एड्रेस भेज दिया था और अब तस्या सालिम के पूर्वजों के घर पहुंचती है। जब वो अंदर आती है तो हवा चलने लगती है। वो सामने के कमरे का दरवाजा खटखटाती है लेकिन सालिम वहाँ नहीं था। अंदर तस्या को आंट फैंग की फोटो दिखती है और एक रेड बटरफ्लाई उड़ के जाती है। तस्या को सालिम घर के पीछे मिलता है। यहाँ तस्या सालिम से कहती है कि उन्हें वो घर जल्दी छोड़ना होगा क्योंकि ये वही घर है जो वो सपनों में देखती आई है और उसी घर में उसने सालिम को कॉफिन में लेटे देखा था। लेकिन सालिम को लगता है कि उसके पूर्वज चाहते हैं कि ये लोग उनकी ब्लेसिंग्स लें। लेकिन दोस्तों, उस रात हम पीछे के कमरे में एक चाइनीज ब्राइड खड़ी हुई देखते हैं जिसने लाल कपड़े पहने थे। अगले दिन सालिम तस्या के साथ अपने पूर्वजों के लिए प्रे करता है और यहाँ भी पीछे रेड ब्राइड खड़ी थी जो एक पल बाद चली जाती है। और उस दिन वहाँ पहुँचते हैं एरिन, फैब्री और हारजा। तभी वहाँ खो चुंग आता है जो सालिम की आंट की पूजा की चीजों को उन्हें देता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि अगर उन्हें कोई चीज की जरूरत है तो वो पास ही रहता है। दोस्तों, फैब्री चीजों की तस्वीरें ले रहा था तभी ऊपर की छत से सालिम के हाथ पे खून गिरता है जो एक पल बाद गायब हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उसके सर पे पानी गिरा था। उधर एरिन तस्या को फोटोशूट के लिए तैयार कर रही होती है और उसके सपने को भूल जाने के लिए कहती है क्योंकि तस्या को उस समय अच्छी मेमोरीज याद करनी चाहिए। तस्या अब जब कपड़े बदल रही होती है तो एरिन बाहर जाके कबर्ड से एक एल्बम देखने लगती है जिसमें एक लेडी की फोटो उसे पसंद आती है और वो उसकी फोटो ले लेती है क्योंकि वैसा ही हेयर स्टाइल वो कल तस्या का बनाने वाली है। ये लेडी इन लोगों को काफी सुंदर लगती है। दोस्तों, वो लेडी सालिम के ग्रैंडपा की बहन थी जो एक समय में जावा की फेमस सिंगर थी। ये है मैं हुआ जो कम उम्र में गुजर गई थी।
लेकिन उसके कुछ रिकॉर्ड्स वहाँ पड़े होते हैं जिसे सालिम प्ले करता है। लेकिन तस्या उसे अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, जो उसके चेहरे पे साफ दिख रहा था। रात में फैब्रिक किचन में तस्या के पास आके खड़ा होता है। तब तस्या उसकी मॉडल बनने से मना कर देती है। यानी फैब्री ने पहले भी मॉडल बनने के लिए उससे पूछा था। यहाँ फैब्री बताता है कि वो भी तस्या को पसंद करता है। वो जानना चाहता है कि अगर वो स्टैंड ले तो क्या उसका कोई चांस है, जिस पे तस्या मना कर देती है। तभी इन्हें सामने एक जगह दिखती है। ये सलीम के परिवार वालों का ग्रेवयार्ड है। उस रात तस्या जब तैयार हो रही होती है तो उसकी ड्रेस का एक धागा बाहर आ गया था, जिसे वो काटना चाहती है। तभी शीशे में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है और लाइट चली जाती है। वो सालिम को आवाज लगाते हुए बाहर आती है और तभी एक अजीब सी आवाज उसे सुनाई देती है, मानो किसी का गला चोक हो रहा हो। और सामने वही रेड ब्राइड खड़ी थी। घबरा के तस्या अपने आप को मेहुआ के कमरे में बंद कर लेती है और तभी दरवाजा खुलता है। वो रेड ब्राइड को अंदर आते हुए देखती है, लेकिन वो सालिम था जो उसे संभालता है। तस्या को ये बात समझ नहीं आती कि मेहुआ का ऑल्टर बाकी परिवार वालों के ऑल्टर से अलग क्यों बना है, लेकिन सालिम इसके बारे में कुछ नहीं जानता। वो बस इतना जानता है कि आंट मेहुआ अनमैरिड थी। दोस्तों, तियो फैमिली के ही किसी मेंबर को अगरबत्ती जला के रखनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सालिम बीमार पड़ जाएगा। और अभी तक सालिम के नाक से जो खून आ रहा था वो इसी का नतीजा था। यानी अगरबत्ती जलाए रखने के लिए सालिम को अब उसी घर में रहना होगा। ये जानने के बाद भी तस्या उसका साथ देती है। ये लोग मे की ग्रेव पे प्रे करने का डिसाइड करते हैं। और तस्या को बुरा सपना इसीलिए आया था क्योंकि अगरबत्तियां जलना बंद हो गई थी। अगले दिन एरिन तस्या को फोटोशूट के लिए तैयार करी होती है। अब ये लोग ग्रेव पे जाके मेहुआ के लिए प्रेयर करते हैं। एरिन को ड्रॉर से एक एंटीक हेयर पिन मिलती है, जिसे वो तस्या के बालों में लगा देती है। अब शुरू होता है फोटोशूट, लेकिन तस्या को फ्लैश लाइट से प्रॉब्लम हो रही थी। उसे कुछ विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जिसमें वो रेड ब्राइड को चिल्लाते हुए देखती है और एक पल बाद वो बेहोश हो जाती है, जिसे ये लोग लेटा देते हैं। तभी सालिम के नाक से वापस खून आने लगता है और वो बाथरूम चला जाता है। इस बीच फैब्री तस्या के सर पे प्यार से हाथ सहलाता है। तस्या को लगता है कि वो सालिम है, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़ लेती है। दूसरी तरफ हारजा फोटो डेवलप कर रहा था जब उसे एक फोटो में अजीब सी चीज दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी हवाइयां उड़ जाती हैं। और ये फोटो वो फैब्री को दिखाता है। दोस्तों, उस फोटो में तस्या और सालिम के पीछे दो भूत खड़े थे। ये देखने के बाद हारजा उस घर से जाना चाहता है जब एरिन उसे समझा रही होती है। और तभी तस्या उठती है, जो हारजा की सब बातें सुन लेती है। तभी तस्या को वही रेड ब्राइड दिखाई देती है जिसका वो पीछा करती है और पीछे वाले रूम में चली जाती है जहां आंट मे का ऑल्टर बना था। अब वो दीवार के पीछे से आवाज सुनने की कोशिश करती है और तभी दीवार में दरार आ जाती है। अब ये लोग उस दीवार को तोड़कर अंदर जाते हैं और यहाँ आता है ट्विस्ट। उस दीवार के पीछे आंट मे की लाश रखी थी, जो बुरी तरह सड़ चुकी थी, और उसके हाथ में एक बॉक्स था जिसमें वेडिंग रिंग्स थी। मे के मुंह से एक लाल तितली बाहर आती है और उड़ जाती है। अब इस बारे में फैबिन सालिम से पूछता है, लेकिन सालिम इस बारे में नहीं जानता था। सालिम यहाँ मे को कल दफनाने की बात करता है, लेकिन फैब्री उसे आज ही दफनाना चाहता था। लेकिन ऐसा करना बैड लक होता है, इसीलिए ये लोग डेड बॉडी कल दफनाएंगे। लेकिन दोस्तों, हारजा वहाँ एक सेकंड भी रुकना नहीं चाहता था, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ तस्या अगरबत्ती जला के प्रेयर कर रही होती है जब वो मे का गाना गुनगुनाने लगती है। और तभी वहाँ एरिन आती है और देखती है कि वो रेड ब्राइड तस्या के बगल में बैठी है। ये देख के वो जोर से चिल्लाती है, इन्होंने लाश को बॉक्स के साथ दफना दिया था। तस्या पे अब मे का असर होने लगा था और वो मे की फोटो को देखकर मुस्कुरा जा रही थी। वो एरिन को इग्नोर करके बाहर चली जाती है। अब मदद के लिए एरिन खोचुंग के पास जाती है, जिससे पता चलता है कि वहाँ एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है जो दुख और पछतावे से भरी है और अब वो इनकी हेल्प करेगा। उधर घर पे फैब्री तस्या को वो घर छोड़कर उसके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन तस्या सालिम के साथ रहना चाहती है। गुस्सा के फैब्री कहता है कि सालिम ने उसे झूठ बोला, इसीलिए उसने कभी भी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उसे नहीं बताया। लेकिन तस्या सालिम से बहुत प्यार करती है, वो उसके लिए अपनी जान भी दे सकती है। यहाँ फैब्री उससे आई लव यू कह के उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन तस्या उसे दूर हटा देती है। ये सारी बातें सालिम ने सुन ली थी और उसकी नाक से खून आ रहा था। ये सुनकर उसे काफी बुरा लगता है। तस्या ये कह के चली जाती है कि फैब्री कभी भी सालिम की जगह नहीं ले सकता। अब जब तस्या सालिम के पास जाती है तो सालिम उससे कहता है कि अभी वो उसे बंधी नहीं है क्योंकि इनकी शादी नहीं हुई और वो चाहे तो फैब्री के साथ जा सकती है। सालिम उसे बहुत प्यार करता है और उसे बुरी जिंदगी जीते नहीं देख सकता। ये सुन के तस्या को काफी बुरा लगता है।
वो चाहती है कि सालिम उसके प्यार पे कभी डाउट ना करे। ये कहकर वो चली जाती है। अब उस रात तस्या जब हेयर पिन देख रही होती है तो उसे वापस रेड बटरफ्लाई दिखती है जिसका वो पीछा करती है। और अब वहाँ फूलों से एक रास्ता बना था। उसे फॉलो करने पे बाहर दूल्हा और दुल्हन की गुड़िया रखी हुई थी और सामने एक पेंटिंग थी जो कि तस्या और सालिम की एज अ ब्राइड और ग्रूम थी। और तस्या ने अपने आप को जिस कमरे में बंद किया था वो सजा हुआ था। तभी छत से उल्टा लटकती हुई वही रेड ब्राइड उसके चेहरे के पास आती है जिसके चेहरे से खून टपक रहा था और खून की एक बूंद तस्या की आंख पर गिरती है। और दोस्तों यहाँ आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट जब वो ब्राइड तस्या को पुराने समय में लेके जाती है। तस्या यहाँ आंट मे को देखती है जो उसके फियांसे भानु से प्यार करती थी और भानु ने अपने हाथ से बटरफ्लाई के सिंबल वाली हेयर पिन बना के मे को दी थी जो एरिन ने तस्या के बालों में लगाई थी। ये दोनों शादी करने वाले थे। तभी जापानीज सोल्जर वहाँ पहुँच गए जिन्होंने वहाँ लोगों को जान से मार दिया। भानु ने मे और उसकी माँ को तो कमरे में छुपा दिया था लेकिन जापानीज सोल्जर ने उसे जान से मार दिया था। और ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था जिसका उस पर बहुत बुरा असर हुआ था। वो वही गाना गुनगुनाते हुए उसी हेयर पिन को अपने गले में घुसा के खुद को मार लेती है। ये सब देखने के बाद तस्या वही गाना गुनगुनाने लगती है। वो भी अपने आप को उसी तरह मारने वाली थी। तभी सालिम आकर उसे रोकता है जिसने तस्या का गाना सुन लिया था। अब सारी बात तस्या सालिम और फैब्रिक को बताती है और तभी वहाँ एरिन आती है जो खोचुंग को इनकी मदद करने के लिए लेकर आई थी। दोस्तों ये सब कुछ खत्म करने के लिए इन्हें चाइनीज मिनगुन रिचुअल करना होगा यानी 2 स्पिरिट्स की शादी जिसके 2 तरीके हैं। पहला कि 2 स्पिरिट्स की शादी जो लवर्स हों और मर चुके हों या फिर एक स्पिरिट की शादी एक जिंदा इंसान से करा दी जाए। दोस्तों पुराने जमाने में कई लोग ऐसा करते थे क्योंकि दामाद या बहू को अपने माता पिता की संपत्ति विरासत में मिलती थी जिसके बाद वो किसी और से शादी कर लेते थे। लेकिन इनके पास इस रिचुअल के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अब ये लोग दूल्हा दुल्हन की 2 गुड़ियाओं को रखकर उसमें भानु और मे की स्पिरिट को बुलाते हैं। खोचुंग आग में काले पेपर डाल रहा था तभी ऊपर की दीवार में क्रैक आ जाता है और गुड़िया की आंख से खून यानी मे की स्पिरिट गुड़िया में आ चुकी थी लेकिन भानु की स्पिरिट नहीं आई थी क्योंकि जापानीज सोल्जर ने उसकी लाश को कहीं फेंक दिया था और इन्हें पता नहीं कि वो कहाँ है, इसलिए उसे ढूंढना मुश्किल है। उसकी आत्मा को बुलाने के लिए ये लोग भानु की वेडिंग रिंग का इस्तेमाल करेंगे जिसे लेने के लिए इनमें से एक को दूसरी दुनिया में जाकर भानु को ढूंढना होगा। लेकिन सिर्फ तस्या ही भानु को पहचान सकती है इसीलिए वो उस दुनिया में जाएगी। एरिन सेलिम के पूर्वजों से प्रे करके परमिशन मांगेगी और सेलिम और फैब्री मे की लाश और उसकी रिंग लेकर आएंगे। खोचुंग तस्या को बताता है कि जब उसे दूसरी दुनिया में भानु मिले तो वो पेपर में लिखे स्पेल को जला दे और अगर कोई तस्या का नाम पुकारे तो वो उसे जवाब न दे के बस इग्नोर कर दे। दोनों आदमी कब्र खोदने लगते हैं। यहाँ सेलिम फैब्री से उनके बीच ना आने के लिए कहता है। तभी फैब्री सेलिम के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। उधर तस्या दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी जहाँ उसे कई आत्माएं दिखती हैं जो उसका नाम पुकार रही थी लेकिन वो इसे इग्नोर करके भानु को बुलाती है। उधर फैब्री एरिन से कहता है कि उन्हें तुरंत इस घर से निकलना होगा क्योंकि सेलिम उन्हें छोड़ के जा चुका है। लेकिन एरिन को इस झूठ पे विश्वास नहीं था। वो सेलिम को ग्रेवयार्ड में देखने जाती है जहाँ वो उसे बेहोश पड़ा मिलता है। और दोस्तों दूसरी दुनिया में तस्या अभी भी भानु को आवाज लगा रही थी। तभी पीछे से कॉफिन खड़ा होता है जिसके अंदर सेलिम था जो तस्या को उसे वहाँ अकेला ना छोड़ के जाने के लिए कह रहा था। तस्या समझ गई थी कि ये सब कुछ उन आत्माओं की चाल है और वो इग्नोर करके चली जाती है। उधर असल दुनिया में फैब्री खोचुंग से ये रिचुअल रोकने को कहता है और उसका सर पत्थर पे पटक देता है। तभी सेलिम आके उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देता है और तस्या को जगाने की कोशिश करता है। दूसरी दुनिया में तस्या को मे की डेड बॉडी मिलती है और बाकी आत्माएं धुआं बन के गायब हो जाती हैं। अब तस्या मे का वही गाना गुनगुनाने लगती है और पीछे से आती है भानु की स्पिरिट। तब तस्या उस पेपर को जला देती है। ऐसा करते ही वो असल दुनिया में लौट आई थी। वो देखती है कि खोचुंग मर चुका है और अब सेलिम फैब्री की शादी मे से करवा रहा था क्योंकि मैं शादी करना चाहती थी लेकिन तस्या उसे रोकती है क्योंकि मे की स्पिरिट भानु की स्पिरिट से शादी करना चाहती थी। वो फैब्री के हाथ से वेडिंग रिंग उतारने की कोशिश करती है लेकिन खोचुंग मर चुका है इसलिए सेलिम खोचुंग के बताए तरीकों को आजमा रहा है। सेलिम नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी उस घर में अगरबत्तियां जलाते रहें। तभी वहाँ वही रेड बटरफ्लाई उड़ते हुए आती है जिससे तस्या एक टक देखी जा रही थी।
अब फैब्री को होश आता है और वो सेलिम पे अटैक करके उसे मारने की कोशिश करता है। तभी लाइट चली जाती है और यहाँ सबसे बड़ा राज खुलता है जब फैब्री तस्या को छत से उल्टा लटकते देखता है, जो चल के उसके पास आती है और पीछे खड़ा था सेलिम। तभी एरिन पुलिस को वहाँ लेकर आती है और देखती है कि फैब्री मर चुका था, जिसके हाथ में वो वेडिंग रिंग गायब थी। और अब ऑल्टर पे 2 बटरफ्लाई आके बैठती हैं। एंड सीन में सेलिम और तस्या खुशी खुशी एक साथ चले जाते हैं और बस ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की 2 एंडिंग हो सकती है। पहले की दूसरे की सेलिम और तस्या स्पिरिट्स बन गए, जिससे वो एज अ स्पिरिट शादी कर सके। जैसा कि खो चोंग ने कहा था कि 2 लवर्स की स्पिरिट की शादी। दूसरा कि तस्या और सलीम को भानु और मे ने पजेस कर लिया और इस तरह वो अंत में एक साथ फिर से जुड़ गए। मेरे हिसाब से दूसरी एंडिंग सही है, क्योंकि एंड में सेलिम ने या यूं कहें कि भानु ने फैब्री से अपनी अंगूठी वापस मांगी थी। वही अंगूठी जो इस रिचुअल का जरिया थी। दोस्तों, उस हेयर पिन की मदद से ही तस्या उस दुनिया में जा पाई थी और बटरफ्लाई भानु की लव होप को दर्शाती है। और एंड में हमने 2 बटरफ्लाईज को देखा, यानी कि मैं और भानु वापस एक हो गए। दोस्तों, वो बूढ़ी औरत जो तास्या को दिख रही थी वो सेलिम के पूर्वजों में से एक थी और जिस लड़की को हमने स्टार्टिंग में देखा था वो मैं और उसकी माँ थी। पर्सनली दोस्तों, ये मूवी मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि इसकी कहानी मुझे आपको बतानी थी, इसलिए मैंने ये मूवी देखी। तो दोस्तों, ये थी कहानी द बटरफ्लाई हाउस की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।